हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आज में आपका स्वागत है। तो अभी हम जो क्लासेस कर रहे हैं, पॉलिटी क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी 7th क्लास है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं और जो आपके मेंस के लिए भी फाउंडेशन तैयार करेंगे। साथ में पीटी में जो क्वेश्चन, देखो 6ठी क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन ड्राइव हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ड्राइव हुआ है। तो उसी बात मैं फिर 12 बताऊँ। सिंपल चीज़ें हैं, वो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी वैसे, परंतु यहाँ आप ये कि कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे तो कभी भूलोगे ना, और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये अंतर है। तो लगभग 9 चैप्टर इसी में है। पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिखाएगी, समानता नहीं है। हाइट के अनुसार देखोगे, स्त्री महिला भी है, पुरुष भी है, सॉरी स्त्री पुरुष भी है। अभी जो छोटे लड़के किसान है, ये शिक्षिका है, ये व्यापारी है, ये गिरीश राव छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार है, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है। तो यहाँ पे भी देखो कितनी सारी डाइवर्सिटी है। एज वाइज भी डाइवर्सिटी होगी। मतलब समानता कहीं भी नहीं है, ना एज की समानता है, ना स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर भी असमानता है, कार्य के आधार पर भी असमानता है इनमें। तो मतलब ये चैप्टर जो है अपने को यही चीज़ सिखाने का प्रयास करेगा। भारत एक लोकतंत्र देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि ये क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, तो भारत में सब समान है या नहीं। समकांता की कहानी पर चर्चा आरंभ करते हैं। चुनाव के दिन कांता उसके दोस्त सुजाता वोट डालने के बारे में इंतजार कर रही थी। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि अब हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। चल कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी का पाइपलाइन लाने का वादा किया है। अब यहाँ देखो, अब्दुल रहमान है, कारीगर है, सब शबनम भानुगृहिणी है, ग्रेसी लेन परामर्शदाता है, आइजैक लेनिंग सरकारी अधिकारी है, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी है, योगराज बेरोजगार है, अशोक जैन उद्योगपति है। कुछ देर बाद में आना कांता, जी नमस्ते साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। अब सोचो, चलो आपने वोटिंग देने का अधिकार तो दे दिया, परंतु ये सोचो, ये अपनी बेटी को दवा भी नहीं दिला पा रही, तो ये तो बहुत खतरनाक असमानता हो गई ना। घर पर ले, ये भी पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। अपनी बेटी को दे रही है कुछ। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में कभी सफाई होती ही नहीं है। अब देखो कैसे बोल सकते हो कि भारत समाज, कितनी सारी चीज़ें। कोनों को अच्छे से साफ़ करना। अब देखो यहाँ पे ये लोग जो है दूसरों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इनके लिए कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला नहीं है। कांता, ले ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम, नहीं बताऊंगी। अब देखो, बस जरा सी बेटी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। अब ये है आर्थिक असमानता। आगे विचार समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या प्राप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसकी 3 कारण बताए। तो वही चीज़ें हैं कि आर्थिक आधार पर स्वाभाविक सी बात, चीज़ें अलग हो जाती है। मताधिकार की समानता। कहानी के प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों को और देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, ऐसा जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। मतलब जो 18 साल से ज़्यादा है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, तो वोट डाल सकता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता, कांता के मन में समानता की वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या है जिसने कांता के मन में शंका पैदा की, क्योंकि हम देखो लाइन में लगना पड़ा।
आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से विभिन्न है जिसमें सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। फिर बार बताऊँ, देखो चीज़ें कितनी खतरनाक तरीके से बदल जाती हैं। अब यहाँ देखो, ये शादी.com ऐसे जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे देखो स्लिम चाहिए लड़की, गोरी चाहिए, BA चाहिए कंप्यूटर साइंस, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल करने के लिए सब जाति मैचिंग वर्क चाहिए। अब सोचो, तोमर राजपूत मैकेनिकल इंजीनियर, सुलझान पुनीत सेवारत तकनीकी स्तर प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। कास्टिज्म कितना है उनकी, देखो ये क्या चीज़ है, क्या क्या चाहिए। B.Ed प्राइवेट कॉलेज सजाती वर चाहिए। ब्राह्मण जिजेंद्र बुंदेलखंड दुर्ग कौशल में 3 वर्ष में NA डिप्लोमा करने वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान्य। मतलब कहने की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं कि समानता है, ये है, पर देखने में तो बहुत कुछ दिखता है। अन्य प्रकार की असमानता है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। निधन होने का अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये चीज़ याद रखना, इंडियन सोसाइटी के लिए भी काम आएगा। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ये बात सही है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो आज भी दलित समुदाय है, जैसे आज भी अगर आप जाओगे किसी ग्रामीण परिवेश में चले जाओ, वो बेचारे जैसे घर के सामने कोई झाड़ू निकालते हैं तो रोटी उसको मांगते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो शाम की कोई रोटी बची होगी वो दे दी जाती है। ये हकीकत है। तो ये क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में भी लिखते हैं, स्कूलों में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था, मैं भी ज़मीन पर। अभी देखो सर्दी होगी तो तब सोचो बेचारों को सर्दी लग जाएगी। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। चटाई छोटी नहीं पड़ती थी, जातिवाद कि दूषित कर देंगे। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्सर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब भी वे कक्षा में 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। ये आप मोस्टली देखना, ये अभी भी होता है। ये को मतलब बोलते नहीं, हिडन रूप से सब चीज़ें अजीब ही चल रही है। वे लिखते, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। और देखिए झूठा ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे भी पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। सोचो, अब ये असमानता नहीं है, कितनी खतरनाक चीज़ है। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और एक क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश को हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे और पढ़ने को। जो कितनी बड़ी विडंबना है भारतीय समाज की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य प्रश्न, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया है। अब देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये अगर आप मानव हो तो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। अगर आप मानव हो ही नहीं तो आप ये चीज़ें आपको कुछ ही नहीं लगेगी। सीधी सी बात है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इस कहानी को पढ़ के अगर आपको कोई भी रियलाइज नहीं हो रहा कि अरे क्या ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो आप समझ लेना यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर जस्ट ए लाइक एनिमल, और जस्ट ओनली यू हैव टू ईट। मतलब होता है ना, खाना पीना और मरना, तुम्हारा वही काम है, जन्म लेना, खाना पीना, मरना, बस। आपकी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है।
और जब मानवीय संवेदनाएँ नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। यही जो सेम घटना है ना, अम्बेडकर के साथ में भी हुई थी। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहले मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों तक मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। मांसाहारी के कारण नहीं, वो मुस्लिम थे इसलिए उनको नहीं दिया गया, ये हकीकत है। और अभी जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि आतंकवादी मुसलमान होते हैं, उस आधार पर देखो उत्तराखंड से लोगों को भगाया जा रहा है। तो चीज़ें है ही। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने के नीचे किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये। अभी देखिए किसी फिल्म का है, ये फिल्म का है, मैं देखा हूँ ये फिल्म। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला कि एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है, उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। अब ये ना, ये एग्जाम्पल आप केस स्टडी में डाल सकते हो। इंडियन सोसाइटी में कहाँ कास्टिज्म के बारे में है, वहाँ डाल सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब कोरिलेट बहुत अच्छे से होता है ना। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ, और ये आज भी भारत की रियलिटी है। तब लोगों के साथ असमानता व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। दैट्स द डिग्निटी। भाई स्वाभाविक बात है, मैं फिर बता रहा हूँ, हर इंसान की डिग्निटी होती है। एक बार क्या हुआ था कि मेरा गैस सिलेंडर यहाँ पहुँचाने वाला था, तो अब देखो वो भी कोई काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि स्वाभाविक बात है, जो आंटी थी तो उसे बोला कि मैं बोला गैस सिलेंडर एक दिन पहले मंगाया था, तो आंटी ने जब उसको हिलाया तो बोले भैया शायद खाली हो सकता है। और उस दिन ऐसा तो नापा भी नहीं था, तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, भाई आओ चेक करो, तुम यहाँ पे खाली सिलेंडर तो नहीं दे गए। अब वो गुस्से में आया, तो स्वाभाविक उसे चेक किया, जो भी है चेक किया तो स्वाभाविक बात है पूरा था वो। फिर उसके बाद में मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो आंटी पे चिल्लाने लग गया कि तुम तो झूठे बर्तन दोगे, ये है वो है, तुम को लोगों तो इतना ये है। अब देखो ना, मतलब नॉर्मली चलो ठीक है, एक डाउट करना है चीज़, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इतना होना चाहिए, पर इस काम पे कि तुम बस ये झूठे बर्तन धोते रहो, ज़िंदगी में तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये बात बहुत हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। मतलब मेरा कहने मतलब देखो, एक चीज़ें गुस्सा भी एक ठीक है, किस लेवल तक आप पे, चलो ठीक है, आरोप लगाए जो भी है। हम तो आरोप नहीं लगाए, बस एक बार मैं चेक कर लो कि तुम चेक नहीं करके गए थे, तुम्हारी गलती थी। पर अब किसी कार्य को इतना बता देना कि तो मतलब वो इस तरीके से बता रहा था कि तुम बहुत नीच काम करते हो, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत चीज़ें गलत है यार, है ना, गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के सम्मान उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें उस सुझाव को ठुकरा दिया। अब एक और बात बताता हूँ मैं, मतलब ये जो मैंने झेला है, मतलब ये चीज़ याद रखना। देखो मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब भी, और मैं कॉलेज रहा, ठीक है, मैं यहाँ दिल्ली में 8 सालों से रह रहा हूँ। मतलब ये ऐसी गहरी वेदना है, मतलब कोई इसको समझ भी नहीं पाएगा भाई इसमें क्या ही दिक्कत है। पर हकीकत मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं लगभग शायद मुझे 11-12 ने, उससे पहले भी, मतलब ये बोला जाता है कि भाई मीणा समाज है, फ्री फोकट में इनको आरक्षण मिला है, ठीक है। लोग हमेशा होता ना कि मतलब ये भी कास्टिज्म है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ,
तो ये चीज़ हुई कि मेरे साथ कि मैं मतलब मेरा नाम लिखना भूल गया हूँ, ये हकीकत है बात। आज भी मेरी कोई सी भी किताब देख लेना, पिछले मैं 8 सालों से यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरी किसी भी किताब में मेरा नाम नहीं मिलेगा। और मोस्टली मैं जब कॉलेज लाइफ में भी रहा और आज भी जैसे मैं ऐसा हो कि मतलब ये मीणा मैं प्रेफ़र करता भी नहीं हूँ किसी को बताना, ठीक है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये भी एक कास्टिज़्म का रूप है, क्योंकि लोग मतलब मेरी कैपेसिटी को फिर इस तरीके से देखते हैं, अरे ये तो मीणा है, हो जाएगा। आज भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं, "यार तो तेरे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तू तो मीणा है।" मैं आखिर बता रहा हूँ, ये अब ये भी एक कास्टिज़्म है एक तरीके का। और उसके बाद में सोचा मैंने अपना नाम, आज तक मेरी कोई किताबों पे तो अभी नाम भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा। नाम भी कहीं गलती से कहीं मान लो मिल भी जाए तो फैलीराम मिलेगा, मीणा भी नहीं मिलेगा। मतलब ये हकीकत है। दूसरी बात है कि सोचो कि मैं अपना नाम भी यूज़ नहीं करना चाहता। एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जैसे मैं अगर जैसे यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो मेरे को बहुत लोगों ने प्रेफ़र किया कि भाई आप मीणा लोग हो, क्यों डालते हो? मीणा को कोई बोलेगा कि अरे यार ये इसके क्या ही पढ़ना। मतलब समझो टीचर को भी उस दृष्टिकोण से देखा जाता है। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि अपना नाम मीणा मत डालना, नहीं तुमसे लोग एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि तुम भाई रिजर्वेशन कोटे से पास होते हो, ये है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला। और मेरा हमेशा से मैं जब आईआईटी निकाला था भाई, जेईई मेंस मेरा निकला, तब भी मेरे जनरल की कट ऑफ से भी मेरे कम से कम 8-9 नंबर ज़्यादा थे। यूपीएससी भी मैंने बहुत बार जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए, पर लोग फिर भी आपको उसी तरीके से देखेंगे। अरे ये तो एसटी है इसलिए पास हो गया। प्री भी जैसे मेरा प्री हुआ उस टाइम में भी, तो लोग अरे ये तो एसटी था इसलिए हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग मतलब आपको जज किस आधार पे कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इन दोनों स्टोरी में क्या देखा गया, बेचारा वो एक जो है सबाई की बात है, ऐसे समुदाय से आता था इसलिए उसके साथ ऐसा काम कराया गया। वहीं दूसरी तरफ वो अंसारी थे, मुसलमान थे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। उनके पैसों की कोई वैल्यू नहीं, उनका जो धर्म था उसके आधार पर उन लोगों को जज किया गया। वैसे जो मैं खुद बचपन से ये चीज़ झेलते आ रहा हूँ कि भाई तुम एसटी हो, मीणा लोग हो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, तुम लोग तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब लोग क्षमता कभी नहीं देखेंगे, कैपेबिलिटी, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, ये सत्य है। अरे इस कारण से मैं कभी नाम भी नहीं लिखता हूँ। बहुत रेयर चांसेस होगा मेरा कहीं नाम मिलेगा। और ये मैं आज से नहीं, लगभग मुझे लग रहा है जब मैं कोटा भी रहा, छत्तीसगढ़ रहा, कभी नहीं मैं कि यहाँ अपना नाम लिखूँ मैं बहुत बहादुरी के साथ। ये चीज़ याद रखना। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसे समाज गरिमा दाते जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। 1 मिनट। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि संविधान के मानने से समानता स्थापित नहीं होती है। जब तक लोग स्वीकार नहीं करेंगे समानता, तब तक नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, ये सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। इसलिए बोलते हैं ना कि उद्देश्य जो प्रस्ताव होता है ना, वो लक्ष्य होता है, उसको पाने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, और उसकी तरफ हम निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते थे। कितना अच्छा डायग्राम बनाया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए भी मौजूद है। जिसे एसडीजी गोल है, सोचो 2 भुखमरी को समाप्त करना। पीछे विषय में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानूनी दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आप डायरेक्ट मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। दूसरी बात, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आया भी था 2018 क्वेश्चन देखोगे तो याद रखना, कानूनी दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी वाली करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे ही कानून का पालन करना होता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों में जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। तो ये चीज़ें याद रखना। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, दूसरा, सरकार की योजनाओं कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ये चीज़ भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार करेगा।
भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों को जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनके जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ये चीज़ याद रखिए। उत्तराखंड में इस शासकीय शाला में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, ये मिड डे मील जो है बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। देखो, लोग बहुत सारी तरीके से इसकी आलोचना भी करते हैं, पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ। देखो, बेचारे जो जो कुछ लोग एससी एसटी समुदाय के होते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं समाज के, उनको भाई पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो सोचो, बेचारों को एक टाइम खाना तो मिलता है। पर एक और चीज़ मैंने देखी है शायद इसमें ना, जब मैं जिस टाइम स्कूल में था, तो मैं 5वीं क्लास में जब पढ़ता था, हमें घूगरी मिलती थी, मतलब गेहूँ का जो कुछ बना हुआ दाना टाइप से, और वो लिमिटेड होता था, ऐसा नहीं कि भर पेट खाना मिलाया जाता है। पहली बात, जब हम ऐसा था कि 8वीं क्लास के आखिरी टाइम में थे, तो उस टाइम 8वीं क्लास, पहले 5वीं क्लास तक ही मिलता था, फिर 8वीं क्लास तक किया गया। तो उस टाइम भी हम कुछ साल खाए थे, तो उसमें फिक्स रहता था, ज़्यादा नहीं मिलता था, 2 रोटी हो गया, पर फिर भी एक हल्का फुल्का भोजन मिलना बहुत बड़ी बात है। तो एक भूखमरी को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका है इसके। देखो, इसमें भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ याद रखना, भूखमरी को ख़त्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। अगर मेरा मानना है कि अगर इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार ना हो, अच्छे से किया जाए, तो पोषण जो है, कुपोषण की जो बीमारी है, वो पोषण इसमें अच्छा मिलता है, क्योंकि डाइट रहती है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, करप्शन होता है, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा कम हो जाती है। ठीक। तीसरी चीज़ जो मैंने खुद देखा, अनुभव किया, कि शायद जो ग्रामीण परिवेश है, उसमें कभी भी एससी समुदाय से बना हुआ खाना कोई नहीं खा पाया था। ये हकीकत बात है, कोई घर उसके घर जाता भी नहीं था। लोग, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उनसे खाना खाने की तो दूर की बात है, उनके घर जाना भी पसंद नहीं करते। परंतु ये मतलब इसमें ऐसा है प्रोविज़न शायद, कि जो है कि खाना बनाने वाली जो होगी वो एससी समुदाय से होगी, एससी एसटी से, मतलब ऐसा प्रोविज़न नहीं है, पर मोस्टली ये प्रयास किया जाता है एक सकारात्मक कार्रवाई के तौर पर, ताकि लोग जातिवाद से थोड़ा दूर रहें। तीसरी चीज़ इसमें ये रहती है कि अब जैसे मैं भी खाना खाया, तो मैं खुद बता रहा हूँ कि चीज़ें मेरे अंदर जो बचपन से बदलाव हुआ है, वो यही कारण था। तीसरी चीज़ है कि इसमें सब लोग देखो साथ में बैठा कर खाना खिलाया जाता है, तो इसमें भाई वो जो रहता है, वो देखो शादी में देखना कि मोस्टली जैसे ऐसा होता है कि एक जो अच्छा खासा वर्ग रहेगा, उसके लिए टेबल खाना होता है, नॉर्मल खानों के लिए लोगों को भेदभाव किया जाता है, परंतु यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ से कलेक्टर का बच्चा हो जाए कोई, पर ऐसा संभव है नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो कि आईएएस के बच्चे भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगे, तो ऑटोमेटिक स्कूलें सब चीज़ें सुधर जाए, पर वही होता है उनके लिए। क्या ही करोगे, भारत में बहुत सारी चीज़ें, बहुत खतरनाक चीज़ें चल रही है। मतलब मेरा कहना मतलब, अगर कलेक्टर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो समझ पाता कितने, कलेक्टर का बच्चा जब खाना खाएगा इनके हाथों से, तो सोचो कितना बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत बड़ा, बहुत बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आप कलेक्टर बन के गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। शायद मुझे एक आध आईएएस अधिकारी है जो करते हैं ऐसा, परंतु वो कितना, एक आध आईएएस से क्या ही होता है, मतलब खुद भी ये सोचो। पर फिर भी सब लोग अगर ऐसा करें तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है। कलेक्टर की बात भूल जाओ, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, क्या ही करोगे। तो मैं फिर बताऊँ, कमियाँ हैं, और इन्हीं कारणों से गवर्नमेंट स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया जाता। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे कुछ एजुकेशन मतलब बस फिर वो रोटी खाना ही उनका उद्देश्य हो जाता है, फिर मिड डे मील का बस, तो वो गलत है। तो बस सुधार उसमें करना चाहिए, ना कि मिड डे मील को हटा देना चाहिए। बहुत बार लोग देखना, अरे इस पर इतना पैसा खर्च क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है, मिड डे मील होनी, रोटी खाने का रह गया लोगों को बस, और कोई मतलब नहीं है। पर आप ये चीज़ से तो सोचो ना। अभी जब बहुत सारे बच्चे जो इसी कारण से स्कूल में आ जाते हैं, तो स्कूल के क्यों ही आएंगे, उनको पता है कि ये स्कूल हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सही हकीकत है। बहुत सारे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, वो इस स्कूल में जाके कर भी क्या लेंगे, बताइए आप, क्या कर लेंगे उनको, क्या पढ़ के लिख के, टीचर आते नहीं हैं, ठीक है, कास्टिज्म उनको झेलना पड़ता है, वो ये स्कूल आके भी क्या करेंगे। एटलीस्ट इसी बहाने स्कूल तो आते हैं, कुछ धीरे जीवन में हो सकता बदलाव आ जाए। तो मतलब मैं ये कठोर सत्य बता रहा हूँ, ये सामाजिक सत्य, मतलब बहुत खतरनाक विडम्बना है इस समाज में। और उसको बदलने की चाह नहीं रखेगा, तो समझ बात ये चीज़ें चलती रहेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा
दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों के इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। अब इसे भी देखो सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो बेस्ट प्रैक्टिस को हमेशा अप्लाइड करना चाहिए। तो ये देखो बेस्ट प्रैक्टिस थी, तमिलनाडु में अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे देखा, इस पर नज़र पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, फट से सभी राज्यों को बोल दिया है कि 6 महीने के अंदर इसको लागू कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। भाई स्वाभाविक सी बात है, जिन बच्चों को घर पे वहाँ देखो, मतलब यार क्यों नहीं होगा, मतलब जिस एक गरीब तबका समुदाय, देखो मैं भी, मेरी जो फैमिली है, स्वाभाविक सी बात है कि हम बहुत, मतलब होता है ना कि एक जीरो लेवल से उठ के आगे बढ़े हैं। मतलब तो हमने, हमारे परिवार वैसा था कि मैं खुद बता रहा हूँ कि जो स्कूल में जो सब्जियाँ मिलती होगी, हम शायद घर पे उस टाइम खा भी नहीं पाते होंगे। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि, तो ये चीज़ें स्वाभाविक बात है किसी बच्चे को अट्रैक्ट करेगी। तो सामान्य परिवार का जो बच्चा वहाँ उसको खाने नहीं मिल रहा हो तो स्कूल जाएगा, तो इसी बहाने एटलीस्ट पढ़ने तो जा रहा है वो। शिक्षक बताता है कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, तो ये भी वहाँ जब लंच टाइम होता था। परंतु अब तो जब से स्कूल में मध्य भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर का बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ता है। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। ये याद रखना, एक ही चीज़ इसके प्लस पॉइंट है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चों साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिला को काम पर रखा जाता है। मैं फिर बता दूँ, ये है कुछ लोग, इस मेरे स्कूल में था ये चीज़, और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा मेरे लिए वरदान साबित हो। और कास्टिज्म मेरे अंदर से जो चीज़ें ख़त्म हुई, मैं ऐसा बोल दूँ कि मैं पूर्ण रूप से कास्टिज्म मेरे अंदर से ख़त्म हो गया, तो अगर ऐसा कोई बोलता तो वो पाखंडवाद कर रहा है, कुछ ही नहीं। मैं हाँ ये बोलता हूँ कि हमेशा मेरे लेवल पे ऐसा रहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँ, बस एक रहता है। आदमी को यही प्रयास करते रहना चाहिए कि देखो अच्छा इंसान कोई नहीं होता, बस प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन अच्छा इंसान बन जाओगे। पर आप ये बोल दो कि मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ, कभी नहीं होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे ये चीज़ें मिली और शायद वो चीज़ें मेरे जीवन में ख़त्म भी हुई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल जाते थे। इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। मैं बताया भी था, भूखमरी का निश्चित समाधान है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब इसका मैं तुम्हें बहुत एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे भाई के लड़के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा जो भाभी हो वो भी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, भाई रेलवे में है। अब स्वाभाविक बात है वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। कोई देखो गलत नहीं है ये चीज़, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं कि उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाले। पर मैं बता रहा हूँ कि अंतर कितना है। अगर अंतर इतना हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कितना कंपटीशन, कहाँ कंपटीशन रहेगा ही नहीं। अब सोचो उनके बच्चे जो है कि मतलब स्विमिंग भी सिखाते हैं उनको स्कूल में, घोड़ा चलाना भी सिखाते हैं, ठीक है, डांसिंग परफॉर्मेंस, जो हम कभी स्टेज पे नहीं गए, आज भी हम इतने बड़े हो गए हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है वहाँ पे। वो जो भी है, फीस बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, मैं समझ पाता हूँ, उसी चीज़ का पैसे लेते हैं। पर मेरा कहने मतलब कि एक बच्चा उन स्कूलों में जो पढ़ रहा है, और एक बच्चा बेचारा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा जहाँ कोई टीचर का था पता नहीं होता, तो सोचो कि कहाँ कहाँ ये जो ये आईएएस की तैयारी करने जाएगा, ये आईएएस की तैयारी करने जाएगा, तो समझ बात है कितना टाइम लगेगा। और फिर इस टाइम का जो लोग असफलता से जोड़ देते हैं, पर ये नहीं देखा कि ये अंतर कब कितने सालों से भरा। अब सोचो मैं खुद 5th क्लास से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, 12वीं तक, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज भी गवर्नमेंट स्कूल से किया। तो भाई ये कितना बड़ा गैप है, इस गैप को मुझे आज लगभग 8 साल हो गए, तब भी मैं नहीं भर पा रहा हूँ। और सोचो कि उसमें भी चलो मुझे जैसे मैं मौजूद मान के चलो कोचिंग करने का मौका मिला, बहुत सारे लोग कोचिंग करने का मौका भी नहीं मिलता, तो जब भी मैं इस गैप को नहीं पाट पा रहा हूँ कि भाई आईएएस नहीं बने, जैसे मतलब स्वाभाविक सी बात है उस गैप को नहीं पाट पा रहे हो आप। अब तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो कैसे फिर वो कंपटीशन एक लेवल हो जाएगा। इसीलिए ना यूपीएससी हमेशा ट्राई करती है कि, मैं फिर बता रहा हूँ कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है, सकारात्मक अपनी तरफ से प्रयास करती है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है, चाहती तो महंगी महंगी बुकों से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं यूपीएससी में इसीलिए क्यों बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ो। यूपीएससी खुद चाहती है कि जो भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आते हैं या जो गरीब है वो आगे बढ़े, वैसे लोग, ऐसे नहीं कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो, वो कम मिनिमम सोर्स से भी सिलेक्शन पा सके, तो उनके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। देखो इसलिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो चाहे तो यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ी बड़ी बुक से पूछ सकता है, जो हज़ार रुपये बुक है। देखो लक्ष्मीकांत, ये सब चीज़ें 1000 रुपये की हो गई। अब एक सामान्य परिवार का भाई बहुत बड़ी बात है। मैं खुद अभी खरीदने से पहले सोचता हूँ एक बार कि यार 1000 रुपये देने से पहले क्या इसका उपयोगिता है।
तो मतलब कहने का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ी है भाई, बार बार वो ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। सोचा एनसीईआरटी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी है। खुद भी अपन भी देखते हैं समाज में ये चीज़ें। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। दिव्यांग लोगों के साथ मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रंग भेद आधार पे ये बहुत बड़ा होता है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्र समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि भाई वही बात है कि आपको डिग्निटी का अगर आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, लोग क्यों इन चीज़ों के लिए प्राण दे देते हैं भाई। समझ बात है, क्या ही मतलब है उस जीवन का जहाँ डिग्निटी सम्मान ना हो, मान सम्मान ना हो। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट ऐसे में यूज करो, एथिक्स में यूज़ करो, हर जगह यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये चीज़ याद रख लेना। मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जैसे है ना, बेरोजगारी है, आप बेरोजगारी के धन झेल के जीवन नहीं जी सकते। चीज़ याद रखना, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अपने आत्मसम्मान के लिए आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। ऐसा नहीं कि भाई आप आईएएस ही नहीं बन पाओ, पर जीवन में ऐसा कुछ जरूर कीजिए जिससे आपका भाई सम्मान हो, आपकी कोई वैल्यू हो, आपकी रेस्पेक्ट हो। आप अपने परिवार के कारण नहीं जाने जाओ, ये चीज़ याद रख लेना। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बताते हैं। ये बात सही है, गोरे काले का भेदभाव भी बहुत खतरनाक है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों का समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। सोचो कितनी खतरनाक चीज़ है ये। अब ये याद रखना, ये जो दो लोग हैं, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका इतिहास की दिशा बदल दी। देखो ऐसे लोग बनो भाई। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक मार्टिन लूथर किंग भी आएगा, बनो तो ऐसा बनो ना, क्या ही मतलब है जीवन जीने का। आप शोषित होकर अगर जीवन जी रहे हो, क्या ही मतलब, आपको शोषण हो रहा है, आप पता है कि चीज़ें गलत हो रही है आपके साथ, फिर भी आप। रोजा पार्क्स 2013 की एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट को एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। बस उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। याद रखना है चीज़। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। उसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊँचा है। अब यही मैं बता रहा हूँ कि भारत में तो यही चीज़ है। देखो ना, अपने दूसरे देशों की तो कितने फट देश कमें दिख जाते हैं, भारत में देखो भाई। आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उसमें देख लो, मैं बता रहा हूँ कि कोई मेल नहीं है भाई। फिर भी भारत में, फिर बता रहा हूँ, भारत में पता नहीं क्यों लोग इतना शांति प्रिय है, पर ये सही नहीं है कि शासन के खिलाफ बोलने की क्षमता ना हो, बस वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, आपको नक्सली घोषित कर दिया जाएगा।
जब आप सत्ता के खिलाफ खड़े होगे, भाई बात वो नहीं है सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो, क्या कर रही है सत्ता भाई, समय की बात है जब असमानता बढ़ती जा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ये चीज़ याद रखना, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पर होता है, सबसे बड़ा मैं बताता हूँ बिहारी, ये वर्ड ही है ना, ये भेदभाव का शिकार है। बिहारी मतलब इनको दृष्टि से देखा जाता है, तो ये हो गया ना जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश। याद रखो, देखो महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसने यही काम किया था, यहाँ के बिहारियों को भगाओ यहाँ से बाहर, यहाँ के लोगों को रोजगार छीन रहे। अभी वापस से फिर यही मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि राजनीति रोटी सेकने का है। देखो कमी ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, कारण बिहार की सरकार का है भाई। वहाँ पे लोगों को माइग्रेट होने क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, क्यों जा रहे हो महाराष्ट्र में। और स्वाभाविक बात है, जब जाएंगे तो किसी का जो रोज जॉब भी छीनेंगे, जब जॉब छीनेंगे तो वहाँ के लोग जो है, स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रीयता की भावना उजागर होगी, तो जब उजागर होगी तो दंगे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो गलती बिहार सरकार की है भाई, मूल समस्या जन्म कहाँ से ले रही है। पूर्णतः भागत राज्य निधि से पहुंची साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित को तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक उपागमों के स्थानों के उपयोग। क्या बात कर रहे हो, मैं इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फिर बता रहा हूँ ना, संविधान ने जो लिख दिया ऐसा नहीं है कि हाँ चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। व्यवहारिकता देखिए, जितनी भी नदियाँ हैं ना उनके घाट देखना, घाट जातिवाद के आधार पर बटे हुए हैं। यहाँ तो छोड़ दो, काशी में जो मरण स्थान है वो भी बटे होते हैं जाति के आधार पर। यहाँ तक ग्रामीण समाज में चले जाए, जो शमशान घाट होता है वो भी जाति के आधार पर बटा होता है। और फिर बोलते समानता की बात है, क्या ही है। अब फिर बार बता रहा हूँ, ये आदर्श है, पहुँचना चाहिए, पर इन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आज तक कोई ऐसा नेता नहीं बना कि जिसने ऐसा काम किया हो कि हाँ हम इन चीज़ों को एकदम पूर्णतः ख़त्म करेंगे। कर लो ये चीज़ें ख़त्म कर लो, जमीन में बता दो। जो शमशान घाट होता है आज भी उसमें भेदभाव है कि सब ने किसी भी निर्भरता, दायित्व, निर्बंधन सत्य के अधीन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं फिर बार बता रहा हूँ, असमानता के बहुत स्वरूप है, बहुत स्वरूप है। आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, ठीक है, राजनीतिक आधार पर, यहाँ पर्यावरण के आधार पे भी वो है, असमानता है। लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश के पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। मैं फिर बार बता रही, अभी सरकारों में क्या है, तुम सवाल उठा दिए तो भाई तुम आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे, या आतंकवादी नक्सलवादी घोषित कर दिए जाओगे, एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाओगे। क्योंकि जब सवाल पूछोगे तो सरकारों को जवाब भी तो देना होता है ना। अब जवाब नहीं मिलेगा, सबाई से बात है। सरकार भाई सबाई बात है, भाई वर्तमान प्रधानमंत्री जो पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री, 11-12 सालों से प्रधानमंत्री, आज तक उसने कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं की, तो इसे पता लगता है ना कि क्या ही चल रहा है। क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन पूछना नहीं, तो ये तो डेमोक्रेसी का दमन है, सीधी सी बात, खत्म है डेमोक्रेसी, जो जवाब नहीं देना चाह रहा। फिर भी लोग, सब लोगों को ये आश्चर्यचकित है कि भाई जीत कैसे रहे। ये विडंबना महामूर्खता जनता की है, हमारे जैसे लोगों की है। इसी केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावनाओं को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ये चीज़ याद रखना। प्रति दिव्यांजन अधिकार अधिनियम 2016 है। अब देखिए ये ना, यहाँ से डायरेक्ट रिप्रेजेंट क्वेश्चन पूछा है, देखो मैं बताता हूँ। 2016 में क्वेश्चन आया था कि अनुसार उनको सम्मान अधिकार प्राप्त है, समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देना और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, पहला पॉइंट यही था उसका। कानून भी यह कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाए जिससे विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। डायरेक्ट क्वेश्चन सोचो, डायरेक्ट। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वैसे 18 वर्ष से अधिक की आयु नागरिक वोट देने का अधिकार है, चाहे उनके सामाजिक आर्थिक प्रश्न में कुछ भी हो। गरिमा, यह तात्पर्य अपने आपको दूसरे व्यक्ति के समान योग्य समझने से। संविधान नियम दस्तावेज जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लवाद भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इकाई 2। देखो थोड़ा चैप्टर बड़े हैं।
तो 2 चैप्टर तो कर लेते हैं। ये शिक्षकों के लिए अपने कोई काम का नहीं है, अपना काम का कंटेंट यहाँ से शुरू स्टार्ट होता है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब मैं ना आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये अपना याद रखना, सोशल जस्टिस का भी टॉपिक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीटी प्लस मेंस। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो टॉपरों की बात क्यों नहीं मानी जाए। टॉपर है ना, मोस्टली आपको बोलेंगे अरे 11वीं क्लास में एनसीईआरटी पढ़ लो। अरे भाई ये देखो ये डायरेक्ट मेंस का टॉपिक है भाई। मतलब भाई वो पढ़ के फिर उस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्या को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है। तो मैं फिर बात बताऊँ, सोशल जस्टिस का डायरेक्ट टॉपिक है, सिलेबस का ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने खुद, मतलब आप खुद भी जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अनुभव करते हो। देखो कोविड-19 में क्या हुआ, आपका अच्छे कॉन्टैक्ट है तो आपकी जान बच गई, नहीं है तो आप, जिनका भाई घरों में जो झेल है उनको पता है। दूसरी बात, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका खर्चा लोग नहीं उठा सकते, ठीक है। सामान्य हॉस्पिटल में डॉक्टर आते नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर आपको लगे सर आयुष्मान योजना तो चल रही है, अभी देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। और ये मेरे व्यक्तिगत डॉक्टर से भी बात हुई है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करें, जैसे मान के चलो आप गए, आपको XYZ जो भी बीमारी थी, कोई छोटी सी बीमारी थी, और हो सकता है कि सामान्य अगर ईमानदार डॉक्टर होता तो आपको एक दवा से काम हो जाता, और शायद उसका 10 रुपये भी चार्जेस नहीं आता सरकार पे। पर वो क्या करेगा भाई, समझ में आता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपका भी पैसा नहीं लग रहा। अब जो मतलब ये जो होता है, हॉस्पिटल वाले कैसे फ़ायदा उठाते हैं। आपको कोई बीमारी थी, एक्स नाम की बीमारी थी, उन्होंने YZ और बीमारी बता के आपको ट्रीटमेंट किया, 2 लाख का बिल बनाया, बिल गया, वहाँ से आपको पैसे मिल गए, बैंक वालों को फ़ायदा हो गया, मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं। मतलब मेरा कहने मतलब है कि भ्रष्टाचार अच्छे खासे लेवल पे है। इस जो आयुष्मान योजना आप देखने को मिलती है, बहुत ख़तरनाक लेवल पे है। और हाँ, ये कि कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। देखो वही बात है कि देखो सब चीज़ें अपनी देखेंगे, नकारात्मक देखिए, चीज़ें ख़त्म कर देंगे, फिर अच्छा कुछ ही नहीं होगा इस संसार में, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, अब क्या ही करोगे, अब अच्छा ही है तो। वो बोलते हैं ना, जब खाना ही नहीं मिल रहा हो तो कुछ खाने के साथ कंकर पेट में चले जाए तो क्या ही है। अब ठीक है, बीमारी करेंगे, सब कुछ है, बहुत सबको सब कुछ है पता है, परंतु साला भोजन ही नहीं मिल रहा, तो उस क्षण में अगर कोई कुछ मिल रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। ये है वास्तविकता, इसीलिए भारतीय समाज चुप पर बैठा रहता, पर गलत है। देखो फिर एक चीज़ मेरा ये मानना है, गलत चीज़ गलत ही होती है, वो कितना भी आप सही प्रयास कर लो। और जैसे नीले रंग से इसको रंगा जाऊंगा, तो ये भाई ये कभी जो है काला नहीं होगा। मतलब बुरी चीज़ हमेशा बुरी ही रहेगी, ये आप क्यों नहीं समझते। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, भारत में अभी ड्रिंकिंग वाटर का कितना खतरनाक बिजनेस बन गया। आज लोग है ना, आपको अच्छा पानी भी नहीं पिला सकते। कुछ धर्मा संस्थाएं हैं, ठीक है, पर आप देखो ऐसे व्यवहारिक तौर पे, और ये है ना गवर्नमेंट के फेलियर का परिणाम है। आज ये मार्केट में जो ऐसी बोतलें बिक रही है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ताकि सफलता उसके। बेचारे देखना कभी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, एक बता रहा हूँ एक बात, सोचो कि देखो एक आप खुद भी आप हो, एक सामान्य जन हो, ठीक है, आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो पानी आप नहीं पी सकते, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं RO का पानी पीता हूँ मोस्टली, तो अब ऐसी आदत सी पड़ गई है कि अब मैं नॉर्मली जैसे जो पानी जो पीता हूँ, जैसे मान के चलो स्टेशन पे, वो नहीं पी पाता हूँ। व्यक्तिगत बात है, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। पर मेरा कहने का मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ अब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग भी नहीं है। पर जो लोग, वो तो छोड़ो, उससे भी ख़राब पानी पी जाते हैं, पर ये तो इसका मतलब गलत है ना वो चीज़। जब आप नहीं पी पा रहे हो, स्वाभाविक सी बात, आपको स्वास्थ्य की चिंता हो जाती है, तो उन लोगों की स्वास्थ्य चिंता कौन करेगा। ये सरकार की, राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भाई उन लोगों को स्वस्थ पानी मिले। पर ये सब झूठे वादे रहते हैं,
केजरीवाल जब चुनाव अभी होने वाले थे दिल्ली में, बोला मैं स्वच्छ पानी सबको पिलाऊंगा। सॉरी यार क्या है, गाली निकलेगी इन लोगों के लिए और क्या है। हर घर जल योजना है, वो आज तक मेरे गांव तक नहीं पहुंची। 2024 तक इनका कंप्लीट करने को उद्देश्य था। ऐसे पता नहीं भारत में कितने गाँवों का क्या हाल होगा। देखो चुनावी वादे वो पूरे हो जाए बहुत बड़ी बात है सर। जैसे बोलते हैं ना कि सपन पूरा हो जाना, अपना सपने पूरे हो जाना जो कभी पूरे होते ही नहीं, तो वैसा ही है सरकारों का हाल। स्वच्छ पानी पीने का तो भूल ही जाओ। आज अगर आप देखोगे तो वाटर सैनिटेशन में मैं फिर बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल है। मलेरिया जैसी बीमारी है ये क्यों फैल रही है, बहुत खतरनाक मामला है। प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, ये कहाँ पॉसिबल है दिल्ली में रहते हुए। आज बड़े महानगरों में चले जाइए आप, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कहीं पर चले जाइए। अब मैं देखो मैं हर शहर में रहा हूँ। टाइप जिस शहर में रहता था वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, सब जगह यही हाल है। तो ये सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अब सोचो कि जब ये चीज़ें दोनों चीज़ें खराब हो तो कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले तो उन्हें घुटन बुरी अवस्था में रहना पड़े तो उनकी बीमारी पड़ने की संभावना देखे। अब ये देखो भूखमरी है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और उच्च मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। पर ये मिलेंगे कैसे, बात तो यही है ना। बाद में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारतीय स्वास्थ्य सेवा कुछ पहलू परीक्षण करें। यहाँ देखी तालिका प्रथम द्वितीय स्थिति में पंक्ति में दिखाई गई है। अब देखो ये बहुत हकीकत है, पर इसका थोड़ा करंट से अपडेट कर लेना है। पुराने डाटा है पर फिर भी बहुत हकीकत दिखा देते हैं भारत की। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। ग्रामवासी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। अब देखो ये देखो विडम्बना। अब मैं बताता हूँ, अभी मैं कुछ दिनों से ना मतलब नक्सली डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कारण वो जो भी है यूट्यूब पे आया तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैं देखते गया। तो मैं उसमें कुछ वीडियो बताता हूँ जिससे मतलब लगेगा कि यार ये नक्सली नहीं बने तो करे क्या। भाई आप ये चीज़ समझो, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि भाई वो नक्सल के रास्ते पे क्यों पहुँचे, सरकार ये कभी क्यों नहीं जानना चाहिए। तो इसमें एक पत्रकार है वहाँ के, उन्होंने एक वीडियो डाला है। तो शॉर्ट वीडियो था तो मैंने देखा वो, और हकीकत है वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद छत्तीसगढ़ में रहा हूँ 4 साल, ये चीज़ें हकीकत है। तो कि मतलब छत्तीसगढ़ का जो आखिरी कोना है ना, आखिरी कोना इधर वाला जो बस्तर का एक है, आखिरी के जो गांव है वहाँ के, जो उड़ीसा से सरकार उधर लगे हुए हैं। अब ये सब ये देखो ना जंगल का एरिया, ये पूरा ऐसे जंगल का इलाका। अब वहाँ पे संसाधन नहीं है, रोड वोड नहीं है। तो बेचारे जो लोग की जैसे पद ये मान के चलो ये चल रही है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है, या मान नहीं जो राशन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस टाइप की जो भी राशन मिलता है 5 किलो अनाज, ये सब चीज़ें। अब आज की मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो अभी का है, 2025 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को कि वो यहाँ से राशन लेने जाते हैं, उनका आने में उनको 4 दिन लगता है और जाने में उनको 4 दिन लगता है। सोचो कितनी बड़ी विडम्बना है ये। बीच में अपने रिश्तेदारों कहीं रुकते हैं रात को, ऐसे करके वो सोचे 25 किलो राशन के लिए, 35 किलो राशन के लिए 8-8 10 दिन उनके ऐसे जा रहे हैं। इन चीज़ों के लिए जब इतना संघर्ष करना पड़ जाए भाई, कोई मतलब नहीं है। सही बता रहा हूँ ना, फिर और नक्सली बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है। कोई मतलब सही क्या, मतलब सोचो ना कि सरकार बोलते हैं हम प्रशासन आपके द्वार, कहाँ, वो दिल्ली में ही है क्या? क्या दिल्ली के लोग स्पेशल सिटीजन है क्या भारत के? मुझे बताइए भाई, भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के दृष्टिकोण से समानता है, तो इन लोगों के स्पेशल इतनी ट्रीटमेंट क्यों, इन लोगों क्यों नहीं? और जब नहीं है तो स्वाभाविक सी बात हो क्यों नहीं हथियार उठाएंगे। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझो। फिर दूसरी बात, जहाँ नस्लवाद अभी थोड़ा ख़त्म हो रहा है, वहाँ ये रोड बनी थी उसमें भ्रष्टाचार था खूब अच्छे तरीके से, वो पत्रकार दिखा रहा था। चलो आप नक्सलवाद को ख़त्म उन्मूलन कर दो 2026 में, भ्रष्टाचार को भाई इसका कौन जिम्मेदारी उठाएगा कि लोगों तक उनकी जो सेवाएं पहुंच पाएगी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ आपको, जितने भी आज आधुनिकता में, जब मैं झारखंड भी गया, मैं देखो मैं पूरा लगभग उस ट्राइबल इलाके में उड़ीसा भी गया हूँ, वो देखा है मैंने वहाँ का परिवेश वातावरण। तो मैं एक बार झारखंड में गया था तो वहाँ पे, और वो नक्सली इलाका ही है।
तो वहाँ पे मैंने मतलब बच्चे सोचो कि वो दिल्ली को जानते भी नहीं कि दिल्ली भारत का, अब सोचो ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैंने जब उनको बोला कि आप दिल्ली जानते भी हो, नेशनल कैपिटल है, बोला नहीं। अरे 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब इससे पता लगता है कि कितना अलगाव है। और जब अलगाव तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं पे भी वो लोग मूव ऑन करेंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। अभी थोड़ा डाटा देख लेना, डाटा चेंज करना। वहाँ से करीब 5 लाख लोग प्रति तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। अब देखो टीबी उन्मूलन का ना टीबी उन्मूलन का 2025 का संकल्प था इनका, फेल हो गया। भाई मेरा मानना है कि भाई पहली बात तो आप ठीक है, अगर आप कर नहीं सकते तो फिर घोषणा क्यों करते हो, क्यों जुमलेबाजी है, इसी को बोलता जुमलेबाजी। मुझे याद अच्छे तरीके से जब ये 2019 का चुनाव लड़ने वाले थे उस टाइम बोला गया था कि हम 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, वो आज तक नहीं हुई। 2024 तक हर घर जल योजना पहुँचा देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। महिलाओं 33% आरक्षण, वो आज तक नहीं हुआ। समझ लो कि मतलब जुमलेबाजी होती है, सब वोट जीतने का तरीके होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, संख्या कम नहीं हो रही है। अब देखो भारत में विदेशी बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने वाले चिकित्सक पर्यटक आते हैं, ये थोड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी याद रखना। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। अभी देखो यहाँ पे महिमा मंडन करने की भी बात है, दूसरी बात यहाँ आलोचना की भी बात। आलोचना करने की बात है कि इन बड़े बड़े अस्पतालों में भारत के जो सामान्य जन है वो दिखा भी नहीं सकते। कभी एम्स का देखना, बेचारे एक एक महीने तक बाहर पड़े रहते हैं वहाँ पे। मैं बार बता रहा हूँ, पता नहीं भारतीय जनता महान है, इतना सब कुछ शोषण होते हुए सब कुछ चीज़ें देखते हुए सहन कर जाती है। एक बहुत बड़ा हृदय चाहिए इन सब चीज़ों को। मैंने गलत है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कायरता का सिम्टम है, ऐसा नहीं है ये। उसका आधार ऐसा नहीं कि मैं बोला कि हिंसा ही करो, पर एटलीस्ट वोट बैंक की राजनीति उसके आधार पर अपनी ईमानदारी से वोट देना सीखे। बहुत सारी चीज़ें यार कुछ तो करो, मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। जो चल रहा है उस आधार पे तो कोई मतलब नहीं है। हम सबको पीने स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे। देखो खुद एनसीईआरटी एक्सेप्ट कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। संचारणीय बीमारियाँ पानी द्वारा एक दूसरे से लगती है। इन बीमारियों 21% जलजनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस से। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से बड़ी मात्रा में दवाई भी निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधा को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अलग पोषण के शिकार रहते हैं। तो अब सोचो कि जिस देश की स्थिति इस तरीके की होगी तो वहाँ पे किसका देखो ना, आज देखो ना एजुकेशन कहाँ किसको मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन किसको मिल रही है, पैसे वाले वर्ग को, हाई क्लास सोसाइटी को मिल रही है। चिकित्सा हाई क्लास सोसाइटी के लिए बन गई है। ये सब जो है ना सबके लिए नॉर्मल। कभी आप दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, मैं खुद गया हूँ यहाँ पे, आप रेलवे में आप करो, आपको पता चल जाएगा क्या हालात है, टिकट नहीं मिलता है। अब आप लोगों को लगेगा अरे नहीं इतनी जनसंख्या है, ये क्या है, अरे ये प्रशासनिक फेलियर, राजनीतिक फेलियर। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? जब तक जिम्मेदारी देखो भारत में देखे उस दवा मतलब होता है ना कि बीमारी का जब तक रूट कॉज नहीं जानोगे आप, तब तक आपको मतलब वो कभी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ये भाई सरकारों का फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है। लोग मर जाते हैं रेलवे में, कितने लोग मर रहे हैं, चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक फेलियर है, राजनीतिक फेलियर है। पर वही है ना, लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते यार। लोग जिस भारत में सोचो कि लोग इस दया दृष्टि पे रहते हो कि भगवान कुछ करेंगे, वो देश का कुछ ही नहीं हो सकता। देखो ना प्रोटेस्टेंट जो धर्म था ना, मतलब जो ईसाई धर्म के देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक कैथोलिक था, कैथोलिक जैसे भारत अभी जो हिंदू धर्म है या जितने भी मुस्लिम हिंदू धर्म जो भी, जिसमें अल्लाह ताला आएंगे वो सब कुछ करेंगे। अरे आप क्या करोगे? राम को आएंगे, राम विनाश करेंगे। अरे भाई राम नहीं है अवतरित होने वाले कलयुग में, आपको खुद हथियार उठाने पड़ेंगे, खुद आपको हथियार इन द सेंस कि आप बदलाव की बयार बनिए, बदलाव का चेहरा बनिए, आप लोगों में चेतना को जागृत कीजिए। आप
लोगों को नैतिक बनाइए ताकि वो भ्रष्टाचार ना करे। राजनेताओं को आप उत्तरदायी जवाबदेही बनाइए, प्रशासन को जवाबदेही बनाइए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है भाई भारत में, वो ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आरएसएस जैसे संगठन है ना, ठीक है, इनका जो भी कार्य हो, पर मैं फिर वह बता रहा हूँ, ऐसे ही संगठन चाहिए। मतलब ऐसे संगठन, इसका मतलब इनके जो कार्य वो नहीं जो भ्रष्टाचार का विरोध करे, ठीक, जो किसी के साथ गलत हो रहा है उसको दूर करे, जो मानवता को प्रायोरिटी दे, ना कि जातिवाद, धर्म आदि इस आधार पे नहीं। जहाँ सरकारों को जवाबदेही ठहराया जाए, प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए, समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ली जाए, क्योंकि सरकारें तो ले नहीं रही है। तो ऐसे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार करने पड़ेंगे, और क्या है, यही समाधान है। जब तक ऐसे प्रशिक्षित बल तैयार नहीं होंगे, तो मेरा मानना है कि ऐसा करना चाहिए, तब जाके देश में कुछ होगा। क्योंकि आप देखो क्या हो रहा है, दिक्कत पता क्यों हो रही है कि प्रशासन जो है राजनीतिक कठपुतली का, बोलता है ना कि जैसे सीबीआई को साफ सबको पता है कि सीबीआई जो है सरकार का तोता है, जब बोलेगा जब नाचेगा, जब बोलेगा नहीं नाचेगा। तो इनसे तो आप अपेक्षा करना भूल जाओ। अब स्वाभाविक सी बात है, सिविल सोसाइटी को अपने लेवल पे चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अरे कोई बड़ी बात नहीं, डेमोक्रेसी चीज़ के लिए अलाउ करता है, ऐसा नहीं है भाई, डेमोक्रेसी अलाउ करता है। संगठन बनाइए आप, संगठन को सुचारू, जैसे आरएसएस जैसे हैं, तो ये गलत कार्य भी कर सकते हैं, तो सही उद्देश्य से, सही उद्देश्य से बन सकता है ना। पर वही ना, मैं फिर गौरव बता रहा हूँ, बहुत बड़ी त्याग चाहिए इन चीज़ों के लिए। बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो, अस्पताल हो, प्रशिक्षणों के लिए प्रयोगशालाएँ हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोगों की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाएं, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें उन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब एक और बात मैं बताता हूँ, ध्यान देखना। वैसे मैंने कभी किया नहीं है मतलब ब्लड का दान करना, पर करना चाहिए, ठीक है। पर मुझे बताओ, आज तक आपके जब भी परिवार की जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपके परिवार को सदस्यों को देना होगा। फिर मेरे समझ में नहीं आता, जो ब्लड दान में दिया जाता है वो कहाँ जाता है। कभी खुद सोचना कि हमने, चलो जब भी आप देखना, मैं तो खुद देखा हूँ व्यक्तिगत स्तर पे, जैसे मेरे दादा बीमार हुए थे तो मेरे पापा लोगों ने ब्लड दिया, ठीक है। मेरा भी पड़ोस में एक दादा बीमार थे, उसके पोतों ने उसको दिया। तो बस वैसे ब्लड बैंक का पैसा जा कहाँ रहा है, इसको कौन फिर कहाँ यूटिलाइजेशन होता है। तो सब एक सी बातों, कुछ चीज़ें तो है जिनके लिए अब यही तो पता नहीं, यही चीज़ें नहीं होती हैं। अभी देखो ये होता है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। ये हकीकत है भाई, कभी आप दिल्ली के अस्पताल में जाओ, पता लगेगा। वहाँ पे भी फिर सोचो, भ्रष्टाचार ने इवोल्व कर लिया है कि आपको जल्दी नंबर लाने के लिए पैसे दे दो, 100 रुपये, आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये क्या है, प्रशासनिक फेलियर है। मैं फिर बता रहा हूँ, यही चीज़ें भ्रष्टाचार को फिर बढ़ावा देती है। मैं फिर बता रहा हूँ ना, क्रांतिकारिता तो चाहिए, क्रांति आनी नहीं चाहिए, पर विचारों की क्रांति तो ज़रूर आनी चाहिए भाई। मतलब कैसे लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त किए रह जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये तो वही बात हो गई हम अंग्रेज़ों की, जो है जब हम अंग्रेज़ों से हम गुलामी से स्वतंत्रता चाह रहे थे, तो आज जो इन चीज़ों की है, प्रशासनिक फेलियर, राजनीतिक फेलियर है, इसी गुलामी से कब बाहर निकलेंगे हम। जातिवाद, धर्म को लेके जो विवाद होते रहते हैं, उन विचारधारों से हम कब बाहर निकलेंगे। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को चलाने में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकारें चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों हज़ारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियाँ उपलब्ध है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान समझना। देखो, जैसे आज को डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसका उद्देश्य सही नहीं है, और जब उसका उद्देश्य सही नहीं होगा तो वो समझ पाता तो सही कार्य कैसे करेगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई पहली बात तो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, अरे भाई आजकल देखो बीटेक में कोई स्कोप है नहीं, कॉमर्स वॉमर्स में स्कोप है नहीं, तो समझ पाता है डॉक्टर बन जाओ, अच्छा स्कोप है। लोग जिनकी नींवी फाउंडेशन लालच के आधार पर हो, वो फिर अच्छे डॉक्टर कैसे बन जाएंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं।
लोगों की आवश्यकता ही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, इसीलिए लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और कोई आधार नहीं है। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं कि पावर है, रुतबा है, बस पैसा कमा लेंगे खूब सारा, मान सम्मान ज़्यादा है। कोई इस काम के वो बनी पोस्ट किस लिए है, ताकि समाज की सेवा कर सको तुम। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंटरव्यू में खूब लोग बोलेंगे, अपन करते क्या हैं हकीकत में, देख लो जाके लोगों की हालत। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि जहाँ उद्देश्य नींव ही गलत है, मतलब गांधी का जो एग्जाम्पल है साधन साधे पवित्रता, जहाँ बीज ही गलत होगा तो पेड़ कैसे अच्छा आ जाएगा। बबूल का पेड़ बोगे तो आम कैसे उग जाएंगे, फल कैसे आएंगे। तो इसी समाज को वही परिणति हो रही है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। भाई ये एनसीईआरटी स्वीकार कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, ये हकीकत है भाई। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षा के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्ययन में इस कुछ कारणों को जानेंगे। अब यहाँ देखो कुछ केस स्टडी दी है। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेती मजदूर के संगठन है। 1922 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। ये देखो लॉकडाउन की इतनी खतरनाक ये चीज़ें हुई। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधा या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। अब सोचो, इसके प्रकार अत्यंत गंभीर हालत उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज शब्द होकर हाकिम शेख व पीबीएस के ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अब देखिए यहाँ पे एक है, एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र है। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले हो, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत अच्छा होगा। अब देखो कितनी सारी असमानताएँ हैं। वो सोचो कुछ दिनों में सही होके आ गया। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल हो। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े, पर डॉक्टर दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बहुत बड़ा अच्छा संगीत बज रहा है। दिखाने से पहले ही पता है कि डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तब हम वापिस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है। मुझे सिर्फ वायरल हुआ। उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। अब देखो, अब इसे पता लगता है कि कैसे समानता आ पाएगी। भाई क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, सफ़ेद वाली सोने से पहले। ये शरीर के दर्द के लिए और एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, आपने तो कहो तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे ये वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि समय बहुत लगने वाला था। सोचो, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी पर काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। ये है सरकारी अस्पतालों की हकीकत। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरा डॉक्टर बैठी थी। मुझे उसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मुझे वायरल हुआ, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। बुखार उतरने की एक गोली से देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरे अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाई दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्चे हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्चे नहीं हुए। अब देखो, मैं फिर बारह बता रहा हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है। प्राइवेट अस्पताल लूटे जा रहे हैं। चलो ठीक, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब क्या ही करोगे। पर हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, ये सरकारों का काम है।
ये ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लूट ले। सार्वजनिक निजी स्वास्थ्य सेवा फिर कहानी से आप समझ जाएंगे हम स्वास्थ्य सेवा के 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। ये बात सही है। टैक्स यूटिलाइजेशन, देखो जैसे सड़कें बनती है, मतलब है, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि जरूरी है टैक्स ज़रूर देना चाहिए, ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर यही हालात रहेंगे, आगे भी यही हालात रहेंगे, कुछ ही चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी। पर बात यह है कि मैं टैक्स देने के बाद में जब चीज़ें अच्छी नहीं मिले तो कोई भी गुस्सा होगा। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि को सेवा से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था सभी नागरिक नहीं कर सकते। ये बात सही है। करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवा उपलब्धता होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि इत्यादि, इनसे जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं परीक्षा सत्र संबंधी कार्यक्रमों में करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है और जो भी बाजार से नहीं खरीद पाते, उसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं से क्या अन्य से उदाहरण दे सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ध्यान से सुनना। अब ग्रामीण, देखो ये समस्या जो आपको लग रहा है कि बस सर शहरों में इतनी भीड़ है, ये हुआ, देखो कारण भारत में दिक्कत बता क्या है। देखो प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होते हैं ना, PSC पे, सेकेंडरी लेवल पे जो हेल्थ सेंटर होते हैं और टर्शरी लेवल पे हेल्थ सेंटर होते हैं। अब दिक्कत क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं होंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। सेकेंडरी लेवल पे भी यही दिक्कतें रहती है। जब इन चीज़ों का बर्डन यहाँ पड़ेगा तो समझ बात है, ऑटोमेटिक दवा बढ़ेगा। तो दिक्कत है यहाँ जो है, इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। जब आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिक इस पर दवा कम हो जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाए, मोस्टली डॉक्टर सब शहरों में ही चाहते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है भाई। जो गाँव का है ना, गाँव का डॉक्टर भी बनाओ, वो भी शहर में जाके बसना चाहेगा। कितनी बड़ी विडम्बना है। तो इसमें ये किया जा सकता है कि वैसे वैसे बात है, स्टार्टिंग में कोई भी 5 साल जो है सब ग्रामीण लेवल पे जाके नेसेसरी कर देना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है, करो। जैसे मुझे याद है राजस्थान में एक टीचर की भर्ती के लिए लाया गया था कि आप एक बार यहाँ आपको मिल गया है किसी भी क्षेत्र में, तो आप 10 साल तक ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। बस ऐसे रूल ला दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, करना पड़ेगा भाई, सरकारी जॉब चाहिए आपको, करना ही पड़ेगा ये चीज़। तो ऐसे कुछ रूल लाने पड़ेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर आपको जिनको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दो, बेनिफिट दो, तो कुछ चीज़ें मोटिवेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो एक चीज़ में से रखना कि एक दंड नीति होती है और एक होता है प्रोत्साहन नीति। तो ऐसा नहीं कि हमेशा दंड नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रोत्साहन नीति भी अपन ऐसा भी नहीं, प्रोत्साहन नीति दंड नीति है ही नहीं, दोनों होना चाहिए। जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको यूज़ होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, तो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारी का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रायिक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं काफ़ी बता रहा हूँ, भारत मेरे खुद गाँव में मैं तो कभी आता नहीं देखा कि लोग इससे कोई इलाज ले रहे हैं, है ही नहीं। पहली बात अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो बहुत ख़राब स्थिति है, क्या ही करोगे। ये तो मेरा गांव सोचो, शहर कितने नज़दीक है, बेचारे वो बस्ता जैसे गांव में तो भूल ही जाओ आप। और सही सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कई केंद्र कई गाँवों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य के केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे वह एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा के कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन पैसे उस पैसों से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं को अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारी जैसे TB, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी।
उदाहरण के लिए मच्छर पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों, घर की छतों को आदि पर पानी एकत्रित ना होने दें। अब इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रही जरूरी है। हाकिम से के प्रकरण पुनः याद करें कि आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए बता रहा हूँ, सरकार को जवाबदेह बनाना पड़ेगा भाई। अब देखिए, सरकारी अस्पताल अपने बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे इस संकट से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। सोचो इनके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? जिम्मेदार तो है ही ना कोई। अब वो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना सरकारों के। देखो, सरकार हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन घटनाओं से गुजरना पड़ा उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनसे स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया गया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। अब मैं आखिर बताता हूँ, मैं ना देखो गवर्नमेंट का एक बार मैं इमरजेंसी सेंटर में गया। इमरजेंसी होता है, देखो आजकल ये इसी केस को देखते हुए मान के चलो ऐसा ही काम होता है। एक होता है नॉर्मल आप ओपीडी जाइए, जब आपको कुछ उसमें टाइम दिया जाएगा तभी आपको होगा। एक होता है अगर मान के चलो बहुत खतरनाक कोई दिक्कत है तो आप इमरजेंसी में जाइए, इमरजेंसी वार्ड होता है। तो मैं गया था वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल हिंदू राव में गया था, गवर्नमेंट अस्पताल है। तो ठीक है, उसमें आपका पर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ऐसे बेड लगे हुए थे इसमें, ठीक है, ऐसे बेड थे, बहुत गंदगी फैली हुई थी। मतलब ठीक है, लोग डॉक्टर काम कर रहे थे, सब कुछ ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अमानवीयता लगेगी आपको उन चीज़ों देख के। फिर मैं एक मेरे रिश्तेदार थे तो उनको मैं देखने गया, तो उनका एक प्राइवेट अस्पताल में गया। इतना ख़तरनाक अस्पताल, मतलब फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना उस लेवल का, मतलब उससे भी अच्छे ही लेवल का होगा। अब वहाँ देख के तो लगेगा कि आप यहीं बस जाओ। सरकारी अस्पतालों में जाओगे, देखिए यहाँ से कब जल्दी भागे, तो सोचो कितना फ़र्क पड़ता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। मेरा ये नहीं मानना है कि भाई तो सरकारी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं तब भी सरकारी अस्पताल ऐसे क्यों हुआ भाई? कुछ तो कारण होगा। कारण भ्रष्टाचार है, फिर बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारी चीज़ें हैं, करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकती? क्यों गवर्नमेंट स्कूलें टूटी फूटी ही रहती है? अभी राजस्थान में सोचो कि झालावाड़ में जो घटना हुई, उधर बच्चे मर गए, मतलब दिख नहीं रहा था किसी को। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मतलब यार, तो सब कितने बच्चे मरे उसमें, 10-15 बच्चे मरे, मतलब किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। कैसे हो सकता है? मतलब कैसे अमानवीय लोग हो सकते हैं भाई? देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हो और आप अच्छे कार्य के लिए पैसे चाहे तो लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, सरकार बोलते हमारे पास पैसे नहीं। मैं खुद बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना, कितनी बड़ी विडम्बना है समाज की, है ना। राजस्थान में वो घटना हुई, शिक्षा मंत्री थे दिलावर, जो भी मदन दिलावर, जो भी XYZ, मतलब जो भी राजस्थान के अभी प्रेजेंट में जो है। जब उस पर मीडिया ने सवाल पूछा उससे तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, क्या मैं अपने घर से पैसे लगाऊं क्या? हकीकत बात तो है ना कि आपको घर से भी पैसा लगाना पड़े ना, तो आप भाई उस पोस्ट पे हो ही क्यों? लगाना पड़े तो लगाना पड़ेगा। और समझ पाता ऐसा कोई इतना महान राजनेता तो कोई होगा नहीं, वो बात छोड़िए आप, ठीक है। मान लिया कि भाई सरकार के पास पैसे नहीं थे, बच्चों को मरने दिया गया, जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। फिर अभी की बात है, दीपावली की बात है ना, और ये घटना तो उस टाइम जून जुलाई में हुई थी, जुलाई अगस्त के समथिंग, उसी टाइम में हुई थी। और अभी दिवाली की बात है, तो मैं ये थोड़ा न्यूज़ अच्छा देखो, ऑब्जर्व करो, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे सरकारें क्या काम करती है। तो उसमें दिलावर साहब आदेश दे रहे थे कि सभी जो गवर्नमेंट स्कूल है दीपावली पे उनको सजाया जाए। उसके लिए रंग रंगन के लिए कितने करोड़ों रुपए जारी किए गए। मुझे बताओ वो पैसे कहाँ से आ गए? वो स्कूल का एक कमरा बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर रंगांकन के लिए वही होता ना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत, अब बोलो, अब वो पैसे कहाँ से आ गए? मतलब वो बच्चा मरने के लिए तुम्हारे पास मर जाएंगे, उसके लिए पैसे नहीं है, रंगा रंगा लिपा पोती के लिए आपके पास पैसे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ना, फिर जब वो स्कूल गिरी तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो लोगों की ना अच्छाई का, सरकारें हो या जो भी हो, अब जब स्कूल गिरी तो समझ बात है, बच्चों की स्कूल तो मरे भी बच्चे, तो फिर उन्होंने वहीं पे एक ग्रामीण ने अपना घर दान दिया कि आप जब तक स्कूल निर्माण नहीं होता है तब तक आप हमारे
इस घर में बच्चों को पढ़ाइए। भाई ऐसे लोग हैं, भामाशाह राजस्थान ऐसे नहीं फेमस है। जो ये दिलावर जो बोलता है ना कि बोला कि उसने कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि पैसे नहीं थे, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद भी मैंने ये काम किया है। अगर वो दिलावर बोलता, देखो ये होती है इच्छा शक्ति, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बोलता कि ठीक है सरकार जितना पैसा दे सकती है उतना मैं देने को तैयार हूँ, साथ में मैं समाज का सहयोग भी मांगने को तैयार हूँ, मैं चाहे मैं घर घर कहीं में मुझे सब लोगों की भीख मांगना पड़े। देखो ये होता असली राजनेता, जो जनता के हित के लिए कार्य करे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे राजनेता है ही नहीं। मुझे बताओ, अगर वो व्यक्ति अगर ये बोलता कि भाई मैं देखो सरकारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है उससे ज़्यादा मैं मदद करा के बताऊंगा, और जितने भी राजस्थान में स्कूल हैं गौर सरकारी स्कूल, उनके पुनरुद्धार का कार्यक्रम में मतलब जीर्णोद्धार का कार्य मैं शुरू करता हूँ। हाँ, इसमें मुझे समाज की भी भूमिका चाहिए। समाज के जितने भी भामाशाह है, जितने भी पैसे वाले व्यक्ति हैं, मैं उनके घर जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। पैसे अगर जो भी 1 रुपये भी देगा मैं वो भी स्वीकार करूँगा। अगर ये चीज़ कहिए, मुझे बता दो राजस्थान में भाई 1 से 1 करोड़पति लोग बैठे हैं। मैंने खुद सोचो, जब मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी, जब मैंने लगभग 1 लाख रुपए समथिंग मैंने जुगाड़ लिए थे, जब मैंने कोई प्रोग्राम करवाना था। लोग यार उन चीज़ों के लिए दे सकते हैं, स्कूलों के नहीं देंगे। भाई आप जाओ तो सीधी, क्या बात कर रहे हो। पर मैं वही बार बार बता रहा हूँ, इच्छा शक्ति का जो है सबसे मेन मामला, इच्छा शक्ति का है। अस्पतालों को क्या क्रियाकलाप नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, बस स्वास्थ्य मंत्री करना चाहिए, वहाँ के लोग करना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। पर वो लीडर को बाहर आना पड़ेगा, कलेक्टर को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। याद करो जो कलेक्टर था शायद मिजोरम में, जहाँ का याद करो, उसने जो है, मैं नाम उसका हमेशा भूल जाता हूँ, पर जिसने 100 किलोमीटर सड़क बनाई, अपने पैसों से बनाई। कैसे बनाई? क्राउड फंडिंग का उसने इस्तेमाल किया, लोगों का हेल्प ली। जब भाई देखो, मैं फिर बार बताऊँ, यही अंतर होता है कि अच्छा आईएएस अधिकारी और जो निष्क्रिय आईएएस अधिकारी, एक राजनेता, अच्छा राजनीतिक नेता, ये अंतर है भाई। अंतर यहाँ इच्छा शक्ति का है। हम कार्य करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बात पैसों की कहीं भी नहीं आती, पर लोग है ना, जानबूझ के पैसों को आड़ दिया जाता है कि पैसा है ही नहीं। अगर आप अच्छे हो, अच्छी इंटेंशन है, आपका उद्देश्य आपका सही है और आप ईमानदार हो, तो भाई लोग मतलब देखो, ये भारतीय समाज वो समाज है जहाँ दधीची ने अपनी हड्डियों की दान दे दिया था भाई, शरीर से मतलब किसी उस समस्या का समाधान किया जाए। मतलब ये प्रतीकात्मक मानो ना उस स्टोरी को। मतलब भारतीय समाज यार वो है जहाँ पे लोग, स्वाभाविक सी बात है कि समाज की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया। और उस समाज में क्या पैसे नहीं है, बच्चों को कैसे मरने दे दिया जाए, अस्पतालों में लोग मरते रहते हैं, बच्चों को पानी से मरते रहते हैं। भाई ऐसा समाज नहीं है भारतीय समाज में। फिर बार बता रहा हूँ, भारतीय समाज की विशेषता का फ़ायदा तो उठाओ। देखो चाहे भारत में है ना कितना विकासटिज्म हो, कितना भी, ये सब सारी चीज़ें हैं, बुराइयाँ सब बहुत है, मान लिया। पर जिस दिन लोग है ना, जैसे कोविड-19 में देखो लोग सहयोग के लिए आगे आए, तो भाई लोग आगे आते हैं। पर वही है ना कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये हाँ, पीएम केयर फंड है, आता इसे जवाब तो दिए नहीं दिए इन्होंने, कितने करोड़ों अरबों रुपए आए हैं उसमें भाई, पर आता वो पैसे कहाँ गए भगवान ही मालिक है। संसद बना दिया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ याद रखना, कारण ये इच्छा शक्ति का अभाव है। चलो ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप में चलाए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती है, वे विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। अब देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहीं सरकारी में जाकर बहुत बुरा हाल होगा। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवा के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहर के कोनों कोनों दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अभी देखो एमपी में जो घटना हुई, मतलब कैसे चीज़ें क्या ही करोगे भाई। बच्चे से सिरप पीने से कितने बच्चे मर गए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नीति संहिता कहता है, जहाँ तो संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ये चीज़ याद रखना। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम। मैं खुद में ये प्रेफर करता हूँ, पर अभी पता लगा कुछ चीज़ें इसमें भी भ्रष्टाचार चलता है। क्या ही करोगे, हर चीज़ में मिलावट है, भगवान ही मालिक है। अब तो मैं फिर बार बताऊँ, भगवान भी इस पृथ्वी में अभी अगर जन्म लेंगे ना कलयुग में, तो वो खुद भ्रमित हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है?
हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना करें जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों का मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जब वे परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। अब देखो ये है, डॉक्टर ये करते हैं हेरा फेरी। अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, डॉक्टर को ना कमीशन चार्जेस मिलते हैं, आप इस दवा को रिकमेंड करते हो, वो सब चीज़ें कंपनियाँ बंद ही रहती है भाई, क्या ही करोगे। हमें लगभग अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन जाती है। एक गर्भवती औरत एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सोचो भारत क्या ही है भाई। सतत विकास लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, ये तो भूल ही जाओ भारत में। मैं फिर बताऊँ, हो सकता है आप लोगों को मिलती हो, पर भाई आप उस समाज के बारे में क्यों नहीं सोचते हो जिसके बारे में ये चीज़ें नहीं हैं। आपका है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो वही बात है कि आपका पेट भरा तो आपको सीधी भूख लगेगी भाई, या आप उस भूख का एहसास नहीं जान सकते। ये चीज़ याद रखना, कभी नहीं जान पाओगे आप। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। सोचो, अभी कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। फिर गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते, और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं। अब देखो यहाँ क्यों नहीं नक्सली बनेगा भाई कोई लोग। सरकार अपनी फेलियर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर है, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले प्रश्न के लिए दिए गए उदाहरण देखिए। अब ये देखो केस स्टडी है, केरल राज्य। अब देखो मैं फिर उदाहरण, देखो जहाँ करना चाहते हो क्या नहीं हो सकता। एजुकेशन में इन्होंने कितना अच्छा किया, अब देखो हेल्थ सेक्टर में इन्होंने अच्छा किया। हर मामले में क्यों केरल है। केरल भारत का स्वीडन, डेनमार्क है, ये चीज़ याद रख लेना। स्वीडन वो सब शायद जो देश जो हर कुछ काम में आगे आते हैं, केरल भारत का वही है जो हर चीज़ों में। भारत में फिर कोई राज्य नहीं है। ये बहुत, अरे देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कारण यहाँ पे देख लेना, मतलब मार्क्सिस्ट सरकार है, मार्क्सवादी सरकारें हैं यहाँ पे। सोचे बीजेपी नहीं है। मतलब समझो ये बातें, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग है ना धर्म के पीछे जब भागते हैं तो ये बुरा हाल होता है। काम नहीं देखते, वोट दे देंगे, अरे अयोध्या मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, क्या ही करोगे। उन्होंने भाई काम देख के वोट दो ना भाई। उन्होंने कितने हमारे मौतें कितने कम हो रहे, कितना किया, कितने इसको ले चला रहे अच्छे से। ये चीज़ें कौन देखेगा। जाति धर्म, बस हो गया काम। 10,000 रुपये खाते में पहुँचा दिए गए। देखो गलत चीज़ गलत ही होती है, क्या ही करोगे। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिए। देखो इसीलिए मैं कभी, मतलब पहली बार ऐसा मौका भी नहीं मिला मुझे कभी वोट देने का। स्वाभाविक सी बात है, मैं बाहर रहता हूँ, नहीं है। और इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि इतने अच्छे भी लोग भी नहीं है कि हाँ कि मैं यहाँ से अपना 1,000 रुपये खर्च करके जाऊँ और उनको वोट दे के आऊँ कि हाँ यार ये व्यक्ति योग्य है, ये नहीं हारना चाहिए। मैं तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं। जिस दिन देखूंगा तो चाहे मैं कहीं से भी रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, मैं वोट जरूर देने जाऊँगा। जिस दिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति यार जरूर जीतना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं कहीं पे भी रहूँ, उस दिन जरूर वोट देने जाऊँगा। पर जब तक मुझे नहीं लगेगा तो उस दिन तो मैं स्पेशल प्रयास नहीं करने वाला। ये तो मैं सब बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया है। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। देखो ये सबसे बड़ी, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, वित्त का भी किया है। याद रखना, पावर का नहीं,
इससे गाँव के लिए पानी, पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्र में सुधार किया गया। इन सब कार्य से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाओं की कमी है, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर है, पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि। इन समस्या दूर करने के लिए आवश्यकता है अधिक जानकारी लॉगिन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की कार्य पद्धति को जानें। कोस्टारिका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। अब देखो, इसी वजह सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। अब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, ये चीज़ों को स्वीकार करे ना करे, पर मैं जो बता रहा हूँ दावा ऐसा नहीं है। देखो, आप कभी देख लेना, भारत की आज़ादी के बाद में देख लेना, आज़ादी से लेकर अभी तक स्वास्थ्य का बजट बढ़ता ही जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य का बजट होना चाहिए 2.5%, उस लेवल पे अभी आज भी नहीं पहुँचे, अभी 1.8 ऐसा कुछ पहुँचे हैं। मतलब बजट का इतना परसेंटेज स्वास्थ्य पे। शिक्षा पे होना चाहिए 6%, और आज तक वो 3% तक ही पहुँच पाए हैं। वहीं आप रक्षा बजट देखना, मान के चलो कि आज़ादी के समय 1% था, तो आज ये 15%, मतलब 10%, मतलब समझ रहे हो। मतलब इनके जो इन लेवल पे जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं, इधर बढ़ गया। आज इसके कारण मैं बताता हूँ क्यों बढ़ाते हैं राजनेता। वो आपको पाकिस्तान का डर दिखाएंगे। कारण है कि इनको अच्छी खासी इसमें जो है भ्रष्टाचार, करप्शन करने का मौका मिलता है। चाहे राफेल घोटाला हो, ठीक है, या राजीव गांधी के जो काल में घोटाला हुआ हो। ये देखो, इसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी सब ये एक जैसे ही इस मामले में। मैं फिर बार बता रहा हूँ आपको क्या कह रहा है। देखो, एक चीज़ याद रखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना है ना, कैसे चीज़ें काम करती हैं। मैं मान लो डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई मरीज आया, तो मरीज़ को मैं बोलूँगा यार ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल बीमारी है, अब थोड़ा बहुत आराम से, कोई नहीं, ठीक है, आराम, खाओ पियो, मज़ा करो। अब स्वाभाविक बात है कि इसमें क्या करेगा, आदमी परहेज़ नहीं करेगा। मतलब जो भी मान के चलो, उसमें कुछ बोलूँगा भाई हाँ ये थोड़ी चीज़ें मत खाना, थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पे, तो परहेज़ नहीं करेगा वो। अब देखो, मैं अगला साइकोलॉजिकल गेम कैसे खेलूँगा, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब मैं वही चीज़ है, नॉर्मल वही व्यक्ति है, वही पेशेंट है, सब कुछ है। अब वो मान के चलो मेरे पास आता है, तो मैं उसको बोलूँगा देख भाई, अगर तुम ये परहेज़ नहीं करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। अब मैं इतनी बड़ी बीमारी बता दूंगा ना, उसको इलाज ही नहीं है, तो वो व्यक्ति डर के कारण जो है, स्वाभाविक सी बात है कि वो बेचारा बोलते रहे कि वो कोई व्यक्ति जला हुआ इंसान जो है फूक फूक के भी मतलब पानी को भी या ठंडा जो भी है जिसको भी ऐसा पिएगा, चाय का जला हुआ, तो वही स्थिति हो जाती है। आतंकवाद का इतना भय दिखा दिया जाएगा आपको, ऐसी घटनाएं आपको दिखाई जाएगी, आपको लगेगा कि भाई सब कुछ चीज़ें छोड़ दो साइड में, पर ये पाकिस्तान तो नहीं बचना चाहिए, पाकिस्तान से आतंकवादी बस। अभी जो हुआ पहलगाम अटैक हुआ, पूरा देखो, पूरा राष्ट्र कैसे उधर, तो मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक षड्यंत्र है इसमें। तो लोगों को फिर लगता है कि यार भाड़ में जाए स्वास्थ्य, भाड़ में जाए शिक्षा, तुम तो बस पाकिस्तान से हमारी रक्षा करो बस। पर मैं आज आप एक बात बताता हूँ आपको, रक्षा का बजट जो है इतने सालों से बढ़ता जा रहा है। मुझे बता दो कौन से परमाणु, मतलब कौन से अटैक कम हो गए अभी दिल्ली में आके तुम्हारे यहाँ पे अटैक करके चले गए। तो इससे अच्छा होता कि हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते, स्वास्थ्य देते लोगों के विचार अच्छे होते। जो जातिवाद हमने भर दिया समाज में, धर्म को लेके हम चीज़ें भर दी, इन चीज़ों पे काम किया जाता तो शायद उस रक्षा बजट को जितना पैसा बढ़ाने उतना जरूरत पड़ती ही नहीं कभी। पर वही है ना, ये कौन सोचेगा ये सिली थे भाई। मैं फिर बात बताऊँ, यहाँ पैसे बनते हैं अच्छे खासे, सरकार है अच्छे पैसा कमाती है यहाँ से। कोस्टारिका की सरकार मानती है देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं। देखो, मैं भी ये मानता हूँ कि इतने होने चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस आधार पर कि भाई पूरा खर्चा इधर कर दे और हम शिक्षा का बजट और स्वास्थ्य बजट नहीं बढ़ाए, तो ये बहुत मूर्खता है। कोस्टारिका देखो ना, एक और चलो मैं बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। अभी आप लोगों ने ये समझ में नहीं आया होगा मैं एक बात क्यों बोला हूँ, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, आतंकवादी घटनाओं से कितने लोग मरे पिछले, आप हज़ारों सालों का, जब से आज़ादी हुई है 75 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैक्सिमम
पहली बात तो मेरे जो जहाँ तक लग रहा है, मुझे कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो 10,000 ज़्यादा भी आज भी नहीं मरे होंगे। मान के चलो कोई बात नहीं, 1 लाख लोग मर गए, ठीक है, आतंकवादी घटनाओं से। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। सांप्रदायिक दंगों, इसमें कितने लोग मरे आपको मतलब विश्वास नहीं होगा इसमें कितने लोग मरे। ये कुछ भी नहीं है आंकड़े। बच्चे, छोटे बच्चे बीमारी के अभाव या स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण कितने लोग मरे। कितनी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक। कितने सांप्रदायिक दंगे, कितने रोड, ठीक है। ये चीज़ें नक्सलवाद से प्रभावित। कारण क्या है, नक्सलवाद इन चीज़ों के नहीं हो रहा ना। मतलब ये 1 लाख है ना, तो ये 1 करोड़ क्या उससे भी ज़्यादा लोग जो मर जाते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलने के कारण, समाज में अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण, जातिवाद आधारित ये चीज़ें कितने लोग मरते हैं, सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं इनसे कितने लोग मरते हैं। अरे एक कुछ चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये लूप फॉल्स देखना, ये लूप फॉल्स बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब इस चीज़ समझो कि कैसे राजनीतिक षड्यंत्र करता लोगों को कैसे फंसाया जाता है। एक बात मैं बता दूँ, देखो दिल्ली में जो आतंकवादी घटना हुई, वो कौन थे भाई? भारत के लोग थे। कारण क्या था कि भाई वो विचारधारा से प्रभावित थे, उन्होंने एक कांड किया। वो विचारधारा क्यों प्रभावित हो कि बाबरी मस्जिद यहाँ पे गिराएगी, मतलब धर्म की वर्चस्वता की लड़ाई करोगे तो यही चीज़ें होगी। तो कमियाँ यहाँ है भाई, आप इसके कारण यहाँ क्यों खोज रहे हो? कमियाँ यहाँ है, आपने ऐसे कुछ डिसीजन लिए हैं, अब जिनका परिणाम समय की बात आप करोगे। अब यही होगा, यही मोबिलाइज किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है लोगों को। अगर सोचा ऐसी कोई घटनाएं हम करते ही नहीं, बोलते थे कि जैसे रावण अगर विभीषण, जो उसका जो भाई था विभीषण था, जो भी है, उसके साथ अगर गलत करता ही नहीं तो वो भेद क्यों खोलता? वही है कि जब हम यहाँ के समुदाय को दबाते रहेंगे तो सब ऐसी बातों की चीज़ें ऐसे मोबिलाइज होगी। ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़ें। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमारे परिवार के लोग, सब लोग खुश हैं साथ में और सब लोगों की ज़रूरतों को समझा जा रहा है और उसके अनुसार सब चीज़ें की जा रही है। अब हमारे एक परिवार के सदस्यों को एकदम काट दिया गया, परिवार से एकदम उसकी ज़रूरतों को नहीं समझा गया, उसको काट दिया गया, साइड में फेंक दिया गया, तो सब ऐसी बात, इसको कोई भी बरगलाएगा, ये अपने परिवार के खिलाफ ही काम करेगा। अगर हम ऐसा परिवार बना पाते, भारतीय समुदाय को ऐसा समुदाय हम देते जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, तो हम एकजुट रहते, तो किसी की हिम्मत है जो हमें भेज सके वो? तो मतलब ज़रूरत वो है, ज़रूरत। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, गांधी ऐसे नहीं महान है भाई, क्या ही करोगे पर छोड़ो। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने के सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और स्वास्थ्य आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है और सभी स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा एक जरूरी भाग है। तो ये हुआ। और 11 सत्रहवीं काल लक्ष्य 6 है जल और स्वच्छता। तो याद रखना कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि प्रसार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने तक राज्य का कर्तव्य है। देखो ये साफ बता रहा हूँ, तो भाई इसीलिए बता रहा हूँ, राज्य को जवाबदेह बनाया जाए। सार्वजनिक यातायात सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, वह मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवा आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन सवाल उठा सकते हैं। निजी सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सा पर्यटन या विदेशी पर्यटक जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विशेष स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो पाती है। संचारणीय बीमारी वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कई माध्यम से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन एवं इत्यादि। ओपीडी ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आचार किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम, ये दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री को पहचान करने में मदद करते हैं। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए स्टेल सालिसिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। चलो लास्ट में, चलो ये तो यहीं पे एक बताता हूँ, एक स्टोरी, ध्यान से समझना है ना। मतलब क्या विडम्बनाएं चलती है समाज में ना, ध्यान से समझना। जिसे मैंने देखा है मोस्टली है ना, मतलब मेरे फ्रेंड था, तो वो बोलता था, मैं जब झारखंड में हमारी मुलाकात हुई थी, कि मैं जो है मतलब ये NGO चलाते हैं हम, और ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अब मुझे नहीं पता, ठीक है वो किया होगा जो भी XYZ है, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट कि उसका जो भी फर्क है उसने किया होगा। पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, जो व्यक्ति इस नाम का जो चलते हैं, प्रारंभ यहाँ से करेंगे कि हम देखो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, उस समाज का विकास होगा नहीं होगा, उस व्यक्ति का विकास हो जाता है। आज वो मतलब फॉरेन वॉरेन में घूम रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, कि बहुत बार क्या, हमेशा आपको देखना कि जो कोई NGO होगी
वो उस चीज़ के भाई हाँ, मैं भी समाज के लिए कार्य कर रहा है। उस समाज के लिए तो कार्य करेंगे, उस समाज को कितना लाभ हुआ उसका नहीं पता, पर इसको लाख गुना ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। अरे होना ये चाहिए भाई, ये लोग आगे बढ़े। असली नेता वो होता है भाई, जो जनता का विकास देखे, अपना विकास नहीं। आप मोदी किसी दिन आपको जब देखना हो कि भाई कौन राजनेता, कौन प्रशासक अच्छा है, तो ये चीज़ समझो किस उसने अपना विकास किया है लोगों का बहाना बना के, या लोगों का विकास किया है। तो अभी तक आपको समझ लेना कि जो राजनेता आपको मिलेंगे सब अपना विकास करने लगे, अपने परिवार को पालने में लगे हैं। कोई भी लालू यादव, कोई भी XYZ, जितने भी लोग, जनता के नहीं। ये चीज़ याद रख लेना। अपनी सरकारें बना लेते हैं जनता के नाम पे, वोट बैंक की राजनीति, ये सब हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते, अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं। हकीकत बात यही है। तो ये चीज़ समझो, जो जनता का भला सोच रहा है, खुद अपना भला नहीं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वो रियल में समाज सेवी है। ये चीज़ याद रख लेना। जिसने समाज के लिए कार्य किया वो है गांधी। वही थे भाई। गांधी का परिवार को सोचो क्या मिला, उसके बेटा भी उससे नाराज़ होकर सुसाइड करते हैं, जो भी है। तो मेरे कहने मतलब गांधी भाई ऐसे लीडर है, ऐसे नहीं है। जब जेपी मूवमेंट चलता, जेपी मूवमेंट देखो भाई, मतलब कहने मतलब वो लोग चाहते तो वो भी प्रधानमंत्री के लिए कर सकता था दावेदार, क्यों नहीं किया भाई? उन लोगों नहीं चाहिए, ये है भाई। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो मतलब कहने मतलब है कि देखो पॉलिटी में थोड़ा बहुत चीज़ें इस तरीके से इनर डीपर सेंस से समझोगे तब चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगी। जब आप 12th क्लास तक NCERT पढ़ लोगे ना, मैं बताऊँ पॉलिटी की क्वेश्चन बहुत ईजी है। पॉलिटी, सोशल जस्टिस आपको बहुत ईजी लगेंगे। IR, ये सब चीज़ IR की भी इसमें पढ़ेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेंस को जो लेके जो रहता है कि डाउट हो, बात है कि आप NCERT ऐसे पढ़ते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, फिर करंट अफेयर में थोड़ा बस अपडेट रहो, क्या 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 बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बस इतना याद रखो। NCERT नॉलेज रखो, कोई ज़रूरत नहीं है विद्वान बनने की, इतना कर लो। देखो मैं फिर बताऊँ, मैंने एवरेज नंबर पाए हैं जब बिना कुछ पढ़े भी। अब मेरा माना कि NCERT प्लस करंट अफेयर की अगर समझ रखे आप अच्छे से अच्छा, आप प्रॉपर IAS बन सकते हो, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।